अच्छा, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे पहले हम बता देते हैं। हम लोग मोशन पढ़ लिए थे, जैसे कि ये पढ़ लिए थे। हाँ, मोशन मतलब हम बता रहे हैं मोशन का मतलब क्या था, कि हम लोग ये पढ़ रखे थे कि अगर ये मिरर है, ये अगर इधर जाता है तो इमेज किधर जाता है। सब पढ़ लिए थे ना। एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट, देख लेते हैं कितना पढ़े थे। और जल्दी आंसर बताना है, ठीक है। जल्दी बताइए, इमेज कितना मूव करेगा। इसलिए बोलते हैं जब भी क्लास आओ थोड़ा रिवाइज करके आओ, पढ़ने में मजा आएगा। इमेज मूव नहीं करेगा, पक्का? क्या, कैसे बता? वो बताएगा, हाँ, बैठ के ही बता, कोई दिक्कत ना है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, और डबल होगा, 5 का डबल कितना हो गया? 10। नेट कितना हो गया? 0। यानी यहाँ इमेज मूव करेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। अब देखिए और चीज बताते हैं, ध्यान से समझना, और भी फैक्ट्स बताते हैं कि पहला केस, मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को हम अगर 10 डिग्री इधर घुमाए हैं, इस तरफ। अच्छा मेरे को ये बता, अभी ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज किधर होगा? याद है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे, तो जो डिस्टेंस ये वाला होगा वही डिस्टेंस इधर होगा। यानी कि अगर इमेज का बात किया जाए तो कुछ यहां पर होगा इमेज। तो मेरे को ये बताओ कि अगर इस ऑब्जेक्ट को 10 डिग्री ऐसे रोटेट कर दिए, इमेज यही रहेगा कि शिफ्ट होगा? पहले ये बताओ। शिफ्ट होगा, पक्का कहीं ना कहीं होगा। तो आपको याद ये रखना है कि अगर इसको, आप इसको ऐसे याद रखो कि अगर हम इसको इधर रोटेट करते हैं कितना? थीटा, तो ये भी इधर रोटेट कितना होगा? थीटा, ठीक है। ये इधर जाएगा तो ये उधर जाएगा। याद है ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा अपोजिट मूव करता है। पहला तो आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि अगर ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं एक इमेज हो रहा होगा, ठीक है। अगर हम लोग इस मिरर को ही रोटेट कर दिए कितना? थीटा। थोड़ा आइडिया लेके बता सकते हो कि अगर ये थीटा इसको रोटेट कर दिए तो इमेज अभी, जैसे इसको अगर ऐसे रोटेट कर दिए, हल्का सा ऐसा हो गया ये मिरर। अच्छा 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 अच्छा, बैठ जा, ठीक है। इधर देखो, इधर सब लोग, पहले मिरर ऐसा था, तो ये ऑब्जेक्ट तो ये इमेज, अगर इसको हम लोग थीटा रोटेट कर दिए तो मिरर थोड़ा ऐसा हो जाएगा। अब बताना ऑब्जेक्ट इमेज यही रहेगा कि कहीं और चला जाएगा? चेंज हो जाएगा। किधर, किस तरफ होगा? कुछ लगभग याद है, इसका परपेंडिकुलर कुछ यहाँ आएगा, यानी कि ये इधर ही जाएगा कुछ। तो याद रखना, मिरर अगर थीटा जाएगा तो इमेज 2 थीटा जाएगा। और याद करने का कितना आसान तरीका है, इमेज और ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट। और मिरर और इमेज सेम, और कितना जाता था? डबल। तो ये थीटा तो ये 2 थीटा, और ये थीटा तो ये थीटा। इसको नोट डाउन करो सबसे पहले। यहां लिखना है अपोजिट डायरेक्शन, लिखना है सेम डायरेक्शन।
नोट डाउन हो गया सबका? क्वेश्चन दे तुरंत, तो क्वेश्चन लिखिए। सबका हो गया नोट डाउन? ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये रहा मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट, अगर इसको इधर 15 डिग्री रोटेट करते हैं और इस मिरर को 5 डिग्री, इसका जो इमेज है वो कितना डिग्री रोटेट होगा? 25। ठीक है, देख लेते हैं। और आपको ये भी बताना है कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दोनों चीज। और आराम से अपना बुद्धि लगाओ, आंसर आएगा, घबराना मत। पांच डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बहुत सिंपल सा टेक्निक है। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट किधर रोटेट किया? 15 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसका कहानी खत्म। मिरर कितना किया? 5 डिग्री, तो ये करेगा 10 डिग्री, सेम की अपोजिट? सेम, तो 10 डिग्री इधर ही करेगा। तो अब मेरे को बताइए 10 डिग्री उधर, 15 डिग्री इधर, तो इसका नेट किधर होगा? 5 डिग्री। क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका आंसर होगा। इसको नोट डाउन करिए। तू कैसे बता रहा था 25? ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है। एक कंसेप्ट याद रखो, सारा चीज याद रहेगा। किस किस का आंसर आ गया था ये वाला? चलो, बाकी लोग छूट जा रहे हैं। तो ये घूमने वाला भी बता दिए, मोशन वाले बता दिए। अब एक चीज याद रखना कि अगर हम लोग क्वेश्चन ये कहते थे ना कि ये 5 मीटर गया, तो याद है ये 5 मीटर इधर आएगा। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है तो ये कितने से चलेगा? 5 मीटर पर सेकंड से। वही सेम चीज रहेगा। अगर ये बोलेगा एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका भी एक्सेलरेशन 5 मीटर। यानी लिखिए एक नोट में, अप्लाई द सेम कंसेप्ट फॉर स्पीड एंड एक्सेलरेशन। अप्लाई द सेम कंसेप्ट फॉर स्पीड एंड एक्सेलरेशन। आपको स्पीड और एक्सेलरेशन के लिए सेम कंसेप्ट यूज करना है। Apply the same concept for speed and acceleration. ठीक है, ये तो ये पूरा मोशन वाला कहानी खत्म हो गया हम लोग का। ठीक है, आगे बढ़े। टॉपिक डालिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कोई बता सकता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब? बहुत सारा रिफ्लेक्शन, ये हमको भी पता है, हिंदी में यही होता है। दो मिरर एंगल पे रखा हो। सबसे सिंपल सा एग्जांपल, आप जब भी बाल कटाने जाते होगे या फेशियल वगैरह कुछ कराने जाते होगे, है ना, तो जिस सैलून में जाते हैं तो आपको वहां अपना एक ही इमेज दिखता है कि बहुत सारा? बहुत सारा, है ना? पक्का दिखता है ना? बाल नहीं कटाता? हाँ, तो दिखता है कि नहीं? हाँ, इधर इधर इधर। तो बहुत सारा इमेज कैसे दिखता है उसका एक एग्जांपल बताते हैं। देखो, एक समझने का ट्राई करना। एक ऑब्जेक्ट अगर यहां है, एक ही मिरर है, कितना इमेज बनेगा? एक ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसका लाइट जब इधर आएगा तो एक बार रिफ्लेक्ट होके चला गया, ठीक है, इधर से भी आया, एक बार रिफ्लेक्ट होके चला गया, ठीक है। तो हमको पता है कि ये कहीं यहां मिला होगा, तो ये बन गया इमेज। रियल के वर्चुअल? वर्चुअल। अब दिमाग में एक चीज याद रखना, एक रिफ्लेक्शन एक इमेज, दो रिफ्लेक्शन
दो इमेज, 3 रिफ्लेक्शन 3 इमेज, जितना रिफ्लेक्शन होते रहेगा उतना इमेज बनेगा। अब मान के चलो इस मिरर M1 पे एक और मिरर इधर M2 हम लगा दिए, ठीक है। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कहना क्या है कि ये जो लाइट अब यहां जाके इंसिडेंट हुआ, इस मिरर के लिए ये लाइट, ये वाला इंसिडेंट रे होगा कि रिफ्लेक्टेड रे होगा? इंसिडेंट रे, ठीक है। ये वाला जो लाइट है इसके लिए इंसिडेंट हुआ, ये वाला भी इंसिडेंट हुआ। फिर से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इधर चला गया, ये इधर चला गया। हमको पता है कि कहीं ना कहीं यहां मीट कर रहा होगा, ये बन गया दूसरा इमेज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो बताओ यहाँ कितना इमेज बना होगा? इनफाइनाइट। क्योंकि तुम खुद सोचो, ऐसे तो हम बड़ा बने, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा होते रहेगा, तो यहाँ कितना इमेजेस बनेगा? इनफाइनाइट इस केस में, ठीक है। तो लिखो, इसको पहले नोट डाउन करो बढ़िया से। हाँ बोलो ना। किसको? हाँ जो फाइनल निकल गया, हाँ इसके लिए ये रिफ्लेक्टेड रे है। इस मिरर के लिए इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। हर मिरर के लिए हम बात करते हैं, मिरर के लिए इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड होता है। ये अब एक मस्त चीज बताते हैं, इतना करने का झमेला ही नहीं है। हम सीधा बोलेंगे कि अगर ये डिस्टेंस x हुआ तो ये डिस्टेंस कितना? x। अच्छा, इस मिरर के लिए M1 के लिए कौन ऑब्जेक्ट है? ये O, और इसके लिए ये इमेज है, इसका कहानी खत्म। अब इस M2 के लिए थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा, कि अगर ये मिरर है तो इसके लिए ये इंसिडेंट रे है, ये वाला, तो ये इंसिडेंट रे O से आ रहा है कि एक तरह से I1 से आ रहा है? I1 से आ रहा है। तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? I1। और हमको पता है इस मिरर के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये डिस्टेंस y होगा, तो बताइए ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? y होगा। यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कहना यह है कि मल्टीपल जब भी होता है तो पहले मिरर के लिए जो इमेज होगा वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आया? इसको भी नोट डाउन करो, x लिखो, y लिखो। अब इसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा वो बताता है। लिख लिए सब लोग? अच्छा मेरे को ये बताओ, तुम लोग पूछते ही नहीं है, तुम लोग बस हम जो बोलते हैं आम तो तुम लोग आम, हम इमली तो तुम लोग इमली। इसका लाइट रे अगर ये ऑब्जेक्ट है और दोनों मिरर है, तो क्या मजबूरी हमेशा लाइट रे पहले इधर ही जाएगा कि उधर भी जा सकता है? उधर भी जा सकता है, लाइट तो कहीं भी जा सकता है। इसीलिए क्वेश्चन में हमेशा स्पेसिफाइड रहेगा कि टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 या टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखिए इसी को देखते हुए, और उस क्वेश्चन को हम आगे बनाते हैं, ठीक है। ये रहा M1, ये रहा M2, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट है यहां से 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। क्वेश्चन है टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1
एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज फ्रॉम M1। ट्राई करिए, जो समझ में आए, सही गलत जो मन में आए बना डालो, गलत हो सही हो उसके लिए बिल्कुल नहीं डरना। थर्ड इमेज बनाना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम लोग, ये पहला इमेज था, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा बनता जाएगा। तो आपको कौन सा इमेज निकालना है? तीसरा। और डिस्टेंस कहां से बताना है? M1 से। ट्राई करो। कोई खाली नहीं बैठेगा, सबका दिमाग या हाथ दोनों। हाँ ठीक है, जो आंसर आए कोई दिक्कत नहीं है। बन गया? ठीक, आ गया। बताएं, रुक जाए। चलो अब बताते हैं, इतना समय नहीं मिलेगा कहीं। सिंपल सा चीज है, पहला रिफ्लेक्शन कहां से लेना है? M1 से। तो M1 में अगर पहला रिफ्लेक्शन लेंगे तो सिंपल देखो, अब रे डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। M1 ये रहा, ऑब्जेक्ट ये है, तो ये 4 सेंटीमीटर में, तो ये भी कितने दूरी पर होगा? 4 सेंटीमीटर। ये हो गया I1। दूसरा रिफ्लेक्शन कौन से मिरर से होगा? M2 से। M2 के लिए कौन ऑब्जेक्ट? I1। तो यहां से कितना डिस्टेंस पर है? 14। तो यहां से वो 14 सेंटीमीटर में कुछ बनेगा? ये बन गया कौन सा? I2। थर्ड रिफ्लेक्शन कहां से? M, सेकेंड, पहला इससे हुआ, सेकेंड इससे हुआ, तो थर्ड रिफ्लेक्शन किससे होगा? M1 से। तो अब M1 के लिए कौन ऑब्जेक्ट है? I2। तो बताओ, ये वाला टोटल डिस्टेंस ये 14 हो गया, तो यहां से कितना डिस्टेंस? 24। तो जो थर्ड इमेज बनेगा इधर कितने डिस्टेंस पर? 24। तो ये हो गया थर्ड। फोर्थ इमेज 24 प्लस 10, 34। उसके बाद वाला, यानी बार बार हमको क्या ऐड करना पड़ रहा है? 10। अब देखो, तुमसे ओलंपियाड्स में क्या क्वेश्चन पूछता है, इसी के नीचे लिखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 100th इमेज। 100वां इमेज, अच्छा किधर बनेगा 100वां इमेज बताओ तो। देखो समझो ध्यान से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इवन साइड किधर आ रहा है? इस साइड। तो 100वां किस साइड बनेगा? इधर। तो फाइंड द 100th इमेज फ्रॉम M2। देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। एपीजीपी पढ़े हो? एपी इस साल ऐड हुआ है? अच्छा कोई बात नहीं, ट्राई करो, देखो अगर बना सकते हो तो। हाँ वही एपी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, नहीं पढ़े हो? फिर भी कुछ तो बुद्धि लगाना होगा, अगर एपी नहीं भी पढ़े हो तो। कितना? 140, 114। ठीक है देखते हैं। 1134।
1134, ठीक है। अब कोई आदमी ऐसे लिखना स्टार्ट मत कर देना, 4, 14, 24, अब बैठते बैठते सवाल लिख रहे हो, तो हम अगर हजारवा बोल देंगे तो फिर कॉपी भर जाएगा। तो देखो 4, 14, 24, उसके बाद 34, 44। तो ये देखो तुमको एक सीक्वेंस नजर आ रहा है कि हर में 10-10 ऐड कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग मैथ्स में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। जिसको नहीं आता है नोट डाउन कर लो। a क्या है उसका, बताओ जो जानते हो वो, फर्स्ट टर्म, और d क्या है, डिफरेंस। हमको लगा यार तुम लोग फिटजी का बच्चा है, इतना तो जानता होगा यार, तो नाम डुबा रखा है। ठीक है, डी का मतलब डिफरेंस, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, और एन का मतलब है जो टर्म तुमको चाहिए। हमको कौन सा टर्म चाहिए, 100। तो यहां सिंपल लिखेंगे, ए का मतलब हो गया 4 प्लस 100 माइनस 1, 99 इंटू 100। कितना आंसर आएगा, 9904। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ओलंपियाड्स में पूछा जाता है। कोई भारी चीज थोड़ी है, खाली बुद्धि लगाना होता है। तो नोट में लिखिए ये उतारने के बाद। ठीक है, सबको समझ में आया ना, ये चल रहा है ये सीरीज, बस इतना समझ में आ रहा बहुत है। हाँ पूछ लो, पूछ ही लो, अभी ये पूछ लो, बोल दे। ए भाई, ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है। चलो अब तुम बात छोड़ दियो तो अब एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। ठीक है, अभी हम लोग दोनों का पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वेव नेचर पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में। हम लोग कौन सा ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ये रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 में है। और जब पार्टिकल नेचर पढ़ना होता है तो तुम लोग बोर्स मॉडल करके कुछ पढ़े हो, बोर्स मॉडल, उसमें पार्टिकल नेचर समझा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़े। हाँ, तो ये सब सारा क्लास 12 में है। ठीक है, चलो छोड़ दो सब, यहाँ यहाँ कंसंट्रेट। चलो हो गया, यहाँ सब उतार लिए। नोट में लिखिए, फॉर पैरेलल मिरर्स, फॉर पैरेलल मिरर्स इमेज फॉर्म्ड इज इनफाइनाइट। पैरेलल मिरर्स के लिए इमेज इनफाइनाइट फॉर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब जब कोई मिरर M1 और M2 किसी एंगल में हो, और दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा, इमेज कितना फॉर्म होता है, कोई बता सकते हो, 360/थीटा। और कुछ जानते हो इसके बारे में, क्या जानते हो बताइए, और कुछ, इतना ही जानते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम कुछ ऐड अप करते हैं। ठीक है, अब यहां पर दो केस होगा। सबसे पहला केस, अच्छा ऑब्जेक्ट कहां होगा, कहां रखना है ऑब्जेक्ट, बीच में, कोई जरूरी कि बीच में ही हो हमेशा। तो यहां दो केस होगा कि अगर ऑब्जेक्ट बीच में हो तो कैसे करना है, और अगर ऑब्जेक्ट बीच में ना हो तो कैसे करना है। पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो और केस 1 लिखो। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, कहां पर, बीचों बीच को क्या बोल सकते हैं, वाह, मैथ्स वाले तुम लोग कुछ है ही नहीं। एंगल बाइसेक्टर समझते हो, जो एंगल को बाइसेक्ट कर दे, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब यहां हो गया। ठीक है, तो उसका इमेज फॉर्म्ड होता है 360/थीटा
-1, इसमें हमेशा -1 करना है, चाहे ऑड आए चाहे इवन आए। ठीक है, तो जब एंगल बाइसेक्टर में होगा तो हमेशा क्या करना है, 360/θ -1। और ये -1 क्यों करते हैं इसका लॉजिक कोई नहीं जानता होगा, यहाँ खाली रट के आता है बस। ठीक है, इसका लॉजिक भी बताएंगे हम। ठीक है, ये उतार लिए। केस 2 कुछ जगह छोड़ दो, खाली कुछ जगह, मतलब बहुत बढ़िया, गुड। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा ठीक, वेरी गुड। वो जो बताया किसी को समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ ठीक है, हम बताएंगे भी कैसे होता है। कुछ पेज थोड़ा सा छोड़ दो, मतलब जितना अभी लिखे उतना ही छोड़ के आगे लिखो केस 2। कॉपी का ऑप्शन पेस्ट कैसे होगा? छोड़ो हटा। M1 M2 केस 2 लिखो। If it is placed, if it is not placed, if it is not placed on angle bisector, अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर में प्लेस नहीं हुआ तो क्या करना है? तो सबसे पहले आपको बनाना है 360/θ। अब यहां से दो केस होगा, या तो ये इवन होगा या तो ये ऑड होगा। किसमें -1 करते हैं, इवन में कि ऑड में? इवन में। जब भी इवन आएगा तो यहां -1 कर देना, ऑड आया तो उसको वैसे ही रहने देना। यहां लिख लेना, इवन में -1 करना है। हिंदी पढ़ा ना सब्जी? हाँ, भूल जाता है सब। ठीक है, इवन में -1 करना है, ऑड में कुछ नहीं करना है। नहीं में बिंदु नहीं होगा। नहीं में बिंदु होगा कि नहीं होगा? पता है? ईमानदारी से बताओ तो क ख का पूरा किसको याद है? अपने अंदर ईमानदारी थोड़ा जगा के, किस किस को पूरा याद है? क से लेकर लास्ट क्या होता है जी? ग तक। हाँ, किस किस को पूरा याद है? बस दो को सोच लो, क्या हालत है हम लोग का। हमको भी याद नहीं है, ऐसा बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, हम भी बीच में वहां य र ल के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, टूटा फूटा याद है। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब -1 क्यों करते हैं, देखो यहां समझना, तुरंत बताते हैं, इसको याद रखना। ये सब याद रखने से बहुत फायदा होता है। पहले नोट में एक पॉइंट लिखो। अच्छा, यहाँ इनफाइनाइट इमेज बनता है, ये फाइनाइट? फाइनाइट। इनफाइनाइट कभी नहीं बनेगा। और वो इमेजेस कहां कहां बनता है, तो नोट में लिखो, all images lie on a circle, और ये उसका रहता है सेंटर। यानी इसको सेंटर लेना, इसको ऑब्जेक्ट लेना है, गोल घुमा देना, तो सारा इमेज कहां लाई करेगा? सर्कल पे। अब कैसे सर्कल पे लाई करेगा, एक तरकीब बताते हैं, समझना ध्यान से। सबसे पहले इस मिरर को देखो, सिर्फ इस मिरर को, सब भूल जाओ कि M2 है। इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां पर होगा? थोड़ा सा सोचो, कहां होगा? ठीक, इसके डिस्टेंस यहां होगा। ये हो गया इमेज I1। ठीक है, इस M2 के लिए अगर इसको ऑब्जेक्ट ले तो कहां होगा? इधर I2। अब क्या होता है ना, याद करो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये I2 बन गया ना। अब ये I2 इस मिरर के लिए फिर से किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो इस मिरर के लिए अगर ये है तो इसका कुछ यहां पर बनता है,
उसी तरह फिर इसका एक यहां पर बनता है, I3 हो गया, ये कितना हो गया I4। अब खाली ध्यान से देखना, ये मिरर है ना, तो इसका एक यहां भी बनेगा, और ये भी मिरर है तो इसका एक यहां भी बनेगा। तो यही वाला जो इमेज है, यहां दो इमेज एक साथ क्या होता है, कोइंसाइड कर जाता है, इसीलिए हमेशा क्या करते हैं, -1। ठीक है, अब इसको उतार लो, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ो, फिर क्लास 12th में क्या ही पढ़ लेगा, फिर सब अभी पढ़ लेगा। तो खाली अभी इतना याद रखना है कि ऑल इमेजेस कहां लाई करता है, सर्कल पे। यहां लिख लेना 2 इमेजेस कोइंसाइड। बस इतना काफी है, मोर देन इनफ है इतना। इतना अगर पढ़ लियो, समझ में आया तो बहुत है प्लेन मिरर के लिए। हाँ हाँ, जा जा। हो गया, उतार लिए सब लोग। चलिए, तो इतना पैरेलल मिरर्स पढ़ने के बाद आगे बढ़े ना। अब एक क्वेश्चन हम तुमसे पूछते हैं, उसका आंसर आराम से देना, सटीक एकदम। जो हम पूछ रहे हैं हमसे हमसे तुम लोग कुछ मत पूछना। अभी हम पूछेंगे वही क्वेश्चन और उसका आंसर तुमको बताना है। मान के चलिए लोगों को गेस करना है पहले कौन सा जानवर है। चलो सही सही सही, देखो सही गेस कर लिया, ठीक है। अब ठीक है, नहीं वो कान है, यहाँ आंख बना देते हैं, ठीक है। चलो देखो, ड्राइंग क्लास स्किप करने से यही होता है, ठीक है। हम आज तक कभी ड्राइंग क्लास अटेंड नहीं किए, चलो कोई बात नहीं। हाथी समझ में आ गया। तो मान के चलिए इस हाथी के आगे एक छोटा सा मिरर लगा दे। बड़ा हाथी, मिरर छोटा, ठीक है, थोड़ा आगे लगा दिए। मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, मेरे से कोई सवाल जवाब नहीं। क्या इस हाथी का पूरा इमेज इधर बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना? ठीक है, आराम से सोच लो, हम वोटिंग करवाएंगे, वोट कर देना। हाँ हाँ, एकदम प्लेन मिरर बना है, ठीक है। किसी से पूछना उछना कुछ नहीं, अपना बुद्धि, ठीक है। फिर से हमसे कोई सवाल जवाब नहीं। मिरर हम आगे रख दिए ऐसे, तुम चलो कुछ रहे 10 मीटर डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा बन जाएगा। अच्छा 10 मीटर कुछ ज्यादा, 10 मीटर कुछ ज्यादा हो गया। हम लोग अपना चेहरा कितने आगे देखते हैं लगभग, कितना होता है, 1 मीटर, आधा मीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेन ऐसे, मतलब हाथी समझो कि देखना चाहता तो मिरर कैसे सामने चला गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है समझना ध्यान से, क्या इस हाथी का पूरा इमेज इधर बनेगा कि नहीं बनेगा? कितने आदमी, कितने का आंसर है कि हाँ सर पूरा बनेगा? तुमको लग रहा है पूरा बनेगा? फिर वही बात, हमसे पूछना ही नहीं। हम क्वेश्चन क्या पूछे, क्या इस हाथी का पूरा इमेज इधर बनेगा कि नहीं बनेगा? कितने लोग का कहना है बनेगा, पहले वो बताओ। कोई नहीं, आम आदमी पार्टी जीत सकता है, कोई दिक्कत। देखो दो देखा गया नहीं, ठीक है, दो हो गया, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, 3। चलो तीन तीन आदमी हो गया कि हाँ पूरा बनेगा, ठीक है। कितने लोग का कहना है ना, कि सर नहीं बनेगा, ठीक।
अब जो हाँ बोले हैं, 1 2 3, ठीक है, तो आंसर है हाँ। देखा आम आदमी पार्टी जीता कि नहीं जीता। ठीक है, अब इसको ऐसे सोचो, हम लोग तो बहुत मतलब इमोशनल हो जाते हैं ना यार, कैसे बनेगा, इतना छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन 2 होता है, समझना है हम तुमसे क्या क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन हम क्या पूछे, क्या इसका इमेज इधर बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर क्वेश्चन ये होता कि क्या हाथी अपना पूरा इमेज देख सकता है कि नहीं देख सकता है, तो 2 अलग अलग क्वेश्चन है ये। अब बनेगा कि नहीं, अच्छा इमेज बनने के लिए क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, लाइट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर लाइट रिफ्लेक्ट हुआ तो इमेज बनेगा। क्या इसका पैर का लाइट रे रिफ्लेक्ट होगा, होगा। पूंछ का भी रिफ्लेक्ट होगा, यानी इसका हर एक बॉडी पार्ट का लाइट रिफ्लेक्ट होगा, तो इसका पूरा का पूरा इमेज इधर बनेगा पूरा। देखने के लिए वो रिफ्लेक्टेड रेस कहां आना चाहिए, उसके आंखों तक, तभी ना हम देख सकते हैं। अगर रिफ्लेक्टेड रे मेरे पास आया ही नहीं तो हम उसको नहीं देख सकते। जैसे कि इस आंख, अगर इसका देखा जाए तो इसका रिफ्लेक्टेड रे इसके पास आ जाएगा, क्या इस सूर्य का ऐसे आएगा कि पार हो जाएगा, पार हो जाएगा, वो पार्ट वो देख ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या पूरा का पूरा इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका आंसर हाँ। लेकिन वो पूरा इमेज देख सकता है कि नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता। तो वो डिपेंड किस पे करेगा, हाथी पे नहीं, प्रोस्पेक्टिव में हम सीधा बोलेंगे, वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ द मिरर। जितना बड़ा मिरर, अच्छा तुम्ही को अगर पूरा साइज देखना है तो छोटे मिरर में तुम देखोगे पूरा दिख जाता है बॉडी, तो जितना बड़ा मिरर होगा उतना दिखता है। तो यहां लिख लो इसको नोट करके, हाँ नहीं नहीं हाथी बना लो, देख लो किसका हाथी बढ़िया बनेगा, है ना, कॉपी खराब हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट, और यहां लिखो कि इमेज, फुल इमेज विल बी फॉर्म्ड, फुल इमेज will be formed, but it but it cannot see the full image. और वो देखेगा कि नहीं देखेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द मिरर। ठीक है, अब ऐसे नहीं हम इसको मजे के लिए पढ़ा रहे हैं कि हाथी बना दिए। इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि अगर हमको पूरा इमेज देखना है तो हमको कितना साइज का मिरर चाहिए, क्वेश्चन आता है। तो बताइए, अगर पूरा एक मेरा अगर हाइट h है तो हमको अपना पूरा इमेज देखने के लिए मिरर का कितना मिनिमम साइज चाहिए होता है, ये हमको लगता है। ठीक है, इसको उतार लिए सब लोग, हाथी वाथी बना लिए होगे, बस ये बन लिख लो अच्छे से। उतार लिए सब लोग, यस नो हाँ। तो मान के चलिए कि आप ठीक साइड से ऐसे ही दिखता है ना चलिए देखिए इधर इधर इधर, तो अगर इसको पूरा अपना इमेज देखना है तो कितने हाइट का चाहिए, हम ये जानबूझ के बड़ा बनाए हैं, ठीक है। तो इसको
इतना ही अभी मिरर लेते हैं, ठीक है? अब समझना ध्यान से। अच्छा, अगर हमको पूरा देखना है तो हमको नीचे का पैर दिखना चाहिए और ऊपर का सर दिखना चाहिए। सर दिखना चाहिए इसका मतलब इस सर का लाइट रे रिफ्लेक्ट होके मेरे आंखों तक आ जाए, हो जाएगा काम। और अगर मेरा पैर का रिफ्लेक्ट होके मेरे आंखों तक आ जाएगा तो बाकी सबका लाइट रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है? अब समझना ध्यान से कि हम इस आदमी को अब यहां से हटा रहे हैं और सिंपल यहां समझना कि यहां पर आपको दो ट्राइंगल मिल गया, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल। अब इस दोनों ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो हम एक यहां पर एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दिए और यहां भी एक लाइन ड्रॉ कर दिए। आपको क्या लग रहा है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट की सिमिलर? कॉन्ग्रुएंट। और ये वाला कॉन्ग्रुएंट, ठीक है? तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर, अब कौन सा कलर ले, ये ले लेते हैं। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाला भी डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y तो ये भी डिस्टेंस y, ठीक है? बताइए इसको देख के हाइट ऑफ द मैन टोटल कितना? 2x प्लस वाई। अब समझो इसके अकॉर्डिंग हाइट ऑफ मिरर को क्या लिखेंगे? देखो अच्छे से, x प्लस वाई। इसको देख के हमको क्या लग रहा है कि अगर हमको पूरा हाइट h देखना है तो मिरर हमको h हाइट का चाहिए कि उसका आधा चाहिए, h/2। तो यानी मिनिमम मिरर का हाइट कितना होना चाहिए? h/2। तो हम पूरा अपना हाइट देख सकते हैं। इसको नोट डाउन करो। तो यहाँ चलो, हम जो को सिखाना था वो हम सिखा दिए हाथी के हेल्प से, ठीक है? वाह, तुम्हारा डायग्राम तो मेरे से भी अच्छा है, वेरी गुड। इस आदमी को सीरियस मत लो, जो कंसेप्ट सिखा है ना उसको सीरियसली लेना है, ठीक है? और हम देखो, तुम लोग को हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, डायरेक्ट ये वाला रटवा सकते थे, पर हम ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे कि हम ऐसा क्यों निकालें।
हो गया? बढ़िया सा डायग्राम वायग्राम बनाए सब लोग? बनाओ बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक। तो हम लोग को प्लेन मिरर में जितना पढ़ना था, जितना भी कुछ, ठीक है, हम सब पढ़ा दिए तुम लोग को। ठीक है, अब आते हैं आगे। लिखिए कर्व्ड मिरर। तो बेसिकली हम लोग को दो ही कर्व्ड मिरर के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा? कन्वेक्स। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ठीक है, कर्व्ड मिरर से पहले, ऐसे मजे के लिए। ठीक है, ये आदमी और ये मिरर, कभी प्लेन मिरर को गौर से देखे होंगे तो इस प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो ग्लास की वजह से होता है या किसी और के वजह से? किसी और के। किसके वजह से? सिल्वर कोटिंग। सिल्वर कोटिंग पता है क्या होता है? पीछे सिल्वर कोटिंग मार देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब रिफ्लेक्शन सिल्वर कोटिंग से होना है तो आगे ग्लास क्यों लगाते हैं? ट्रांसपेरेंट बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा पड़ता है। तो सस्ता में क्या मतलब और अगर महंगा लगाना है तो अंबानी कुछ और लगाता। ये गरीबों ऐसा काहे ग्लास लगाएंगे? बात तो सही है। तो ग्लास ही क्यों लगाते हैं वहां, कुछ और लगा देते हैं। सिल्वर प्लेन रहता है। अच्छा, मतलब एक मिनट, मेरा मेरा क्वेश्चन सुनो। अगर रिफ्लेक्शन सिर्फ सिल्वर कोटिंग की वजह से है तो घर में ऐसी दीवार में सिल्वर कोटिंग मार देते हैं, रोज आके बाल झाड़ते हैं, चले जाते हैं। वो रफ सरफेस है और वो ग्लास जो है वो प्लेन सरफेस है। तो अब मेरे को, हाँ ठीक जा रहे हो, सब रास्ते पे जा रहे हो। तो अब मेरे को बताओ कि वो प्लेन सरफेस और उस रफ सरफेस से होने से क्या दिक्कत होगा? अच्छा, रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। एक मिनट, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन का आंसर देते जाओ। रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, उसमें भी लॉ फॉलो होगा। प्लेन सरफेस से भी होगा, उसमें भी लॉ फॉलो होगा। पर रफ सरफेस में क्या दिक्कत हो रहा है? हाँ, अनइवन एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो, तो मानिए ये मेरा घर का दीवार और ये प्लेन दीवार, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। यहां पर हर जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम कि हर जगह अलग अलग? सेम है का? यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 0। यहां पर वही होगा, यहां पर वही होगा कि हर जगह चेंज होगा? चेंज होगा। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो रहा है, यहां पे भी कहीं कहीं, हर जगह तो जाएगा ही जाएगा। यहां भी हर जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होगा। तो दोनों में तो हर चीज अलग है, तो यहां क्यों नहीं इमेज बढ़िया बनता है? पैरेलल नहीं रहता। देखो अब कोलाइड नहीं, इसको देखो सही तरीका क्या है इसको क्या क्या बोल बोल बोल। एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब दीवार बोले भाई सब दे, वापस नहीं मिलेगा। सारा रिफ्लेक्टेड रे, अच्छा इसमें सारा रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल पैरेलल होता है, इसमें भी तो पैरेलल नहीं होता। पैरेलल इंसिडेंट रेज का रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होगा। सेकंड केस
देखो इसको ऐसे बोलना है, समझो ध्यान से। इसका सारा रे जाके एक ही पॉइंट पर मीट करेगा, लेकिन इसका जो होगा एक इधर जाएगा, एक ऐसे चला गया, एक इधर चला गया, इधर चला गया। क्या सारा एक ही जगह पे मीट करेगा कि अलग अलग जगह? अलग अलग जगह। बस वही डिस्टॉर्टेड थोड़ा दिखाई देता है। तो आपको सिंपल ये बोलना है, प्लेन मिरर में सारा रिफ्लेक्टेड रे एक ही जगह मीट करेगा, इसीलिए जो ये इमेज बनता है उसका इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हर रे एक ही जगह मीट करेगा तो उसका इंटेंसिटी ज्यादा। और यहाँ इसका रे उधर चला गया, इधर चला गया, इधर उधर, तो अपना शकल ही तुमको दिखेगा कुछ इतना बड़ा या छोटा, कुछ अजीब सा दिखेगा। एक आंख बड़ा दिखेगा, एक आंख छोटा दिखेगा, तो यह डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सरफेस जितना स्मूथ होगा उतना इमेज अच्छा, मतलब ब्राइट और क्लियर होगा। समझ में आया? इसीलिए मॉल वगैरह में जाते होगे ना, तो तुम वहां कोई भी कपड़ा पहनोगे लगेगा हम सबसे बड़ा हीरो वही है, ठीक है। घर आते हुए बोलेंगे क्या खरीद लिए। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? होता है ना। सारा खेल लाइटिंग का होता है। मॉल में जाओगे तो उसमें लाइटिंग इतना अच्छा रहता है, वो मिरर का क्वालिटी इतना अच्छा होता है कि वहां तुम कुछ भी पहनोगे लगेगा शाहरुख खान से कम नहीं दिख रहा है ना। हाँ, बाल कटवाते तब भी लगता है कि क्या बाल काटा है ना। चलो, तो समझ में आया? इसीलिए हम लोग लिखिए, वी यूज प्लेन। ये सब मत बना, ये तो बस समझाने के लिए हुआ। बस आपको एक नोट में लिखना, वी यूज, नहीं वी यूज नहीं, काटो। फॉर फॉर क्लियर एंड गुड इंटेंसिटी ऑफ इमेज, फॉर क्लियर एंड गुड इंटेंसिटी ऑफ इमेज we use plain mirror, we use plain glass, we use plain glass in mirror so that reflecting surface, so that reflecting surface is plane। जितना अच्छा प्लेनर होगा उतना मस्त दिखेगा, ठीक है। और हर जगह प्लेन, हर जगह सिल्वर ही कोटिंग क्यों यूज करते हैं हम? मानी गोल्ड कोटिंग का नहीं यूज करते, एल्युमिनियम भी यूज होता है, तो मतलब अलग अलग क्यों नहीं यूज कर सकते? कलर अच्छा आता है, येलो ही होता, मतलब गोल्ड में देखेंगे तो हम गोल्ड दिखेंगे, तो एल्युमिनियम में एल्युमिनियम जैसा दिखना चाहिए। खड़े हुए एल्युमिनियम दिख रहा है खुद। हाँ, जो जितना ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा इमेज उतना ज्यादा ब्राइट होगा। तो एल्युमिनियम का जो रिफ्लेक्टिंग का जो उसका नेचर है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। वो सब छोड़ दो, हटाओ। नेक्स्ट आते हैं कर्व मिरर। से बात करते करते बहुत जगह पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट लिखिए कर्व मिरर। अब थोड़ा जल्दी भी पढ़ना है ना, चलिए ठीक है, अब थोड़ा फास्ट हो जाएगा। कर्व मिरर दो ही टाइप का होता है, कौन कौन सा? कन्वेक्स। तो कनकेव और कन्वेक्स बनाते कैसे होंगे लोग? एक एक स्फेयर लेते होंगे, ग्लास स्फेयर, बाहर से कोट कर दिए उसको सिल्वर से, चारों तरफ कोट कर दिए, और इसका एक टुकड़ा काट के निकाल लिए। अच्छा, तुम खुद उसका टुकड़ा काट के निकालेंगे और उसको अगर साइड से देखेंगे तो क्या ऐसे ही दिखेगा वो? इसलिए हम लोग एक मिरर को ऐसा बनाते हैं। ये कौन सा मिरर है? ठीक है, तो वो टुकड़ा ऐसा होता है एक्चुअली, ऐसा टुकड़ा काट के निकाल के इसको ऐसे साइड से देखते हैं तो ऐसे दिखता है। तो कन्वेक्स कैसे बनाते हैं? अच्छा, मतलब कैसे अंदर घुस जाएगा तुम? हाँ, पहले काटना है फिर कोटिंग करना है। तो अगर इधर वाला कोटिंग रहा तो ये कौन सा हुआ? कन्वेक्स। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग साइड ये है, इसका रिफ्लेक्टिंग साइड ये है, ठीक है। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को डिफाइन कैसे करेंगे? कोई भी एक, कोई भी। हाँ, एक में कन्वर्ट करता है लाइट रेज, एक में डायरेक्ट। सर इसको कॉलम बाहर की तरफ है।
वो भी वही बोली शायद। एक मिनट एड्रेस कन्वर्ट करना है, ये पॉइंट पे आ जाएगा। एक मिनट ये लाइट दिस डाइवर्ट करना है। पहले ऐसे बोलना है, कनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये पहले बताना है, ठीक है। उसके बाद ये बोलना है कि पॉलिश बाहर के साइड हुआ यानी आउटर अगर हुआ तो वो कनकेव, और अगर इनर तरफ हुआ तो वो कन्वेक्स। होमवर्क लिखो, इसका डेफिनेशन घर में खुद डिफाइन अच्छे से गूगल करके बढ़िया डेफिनेशन लिखना, टीचर मास्टर खुश, नंबर मिल जाए। लेकिन समझने के लिए आपको ऐसे समझना है कि ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है, ठीक है। ना ना सब हम ही बता देंगे तो तुम लोग क्या ही करोगे, बता। अरे वाह वाह, हाँ, पेट फुला कन्वेक्स, ठीक है। पेट अंदर नहीं होगा ना। तो कैसे बोलेंगे? हाँ हाँ, जैसे याद रखने का तरकीब होता है कि अगर रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर घुसा हुआ है तो केव के साइड, अच्छा इसका रिफ्लेक्टिंग साइड घुसा हुआ है या बाहर की तरफ निकला हुआ है, बाहर, तो कन्वेक्स। एक याद होगा तो दूसरा ऐसे ही याद होगा, तो खाली गुफा याद रखना, बाकी दिख जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये कनकेव होगा और ये कन्वेक्स। देखो मेनली ये कुछ पढ़ना नहीं है, पढ़ना क्या, नेक्स्ट लिखिए। सबसे पहले हम लोग को ये पढ़ना है कि प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं। याद है, सब लोग बनाते हो गए है ना। तो चलो अब इसका डेफिनेशन हम लिखवाएंगे। बताइए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? जिसके पैरेलल इंसिडेंट रेज जाए, स्ट्रेट लाइन गोइंग फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो फिर पोल क्या है? पोल इज द सेंटर ऑफ द कर्व्ड मिरर। देखो एक काम करते हैं, हाँ सब जो मन सो पढ़ लिया, जो मतलब है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सब करेक्ट करवाते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस से पहले लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम एक एक करके सब समझाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब लोग डिफाइन कर सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? लिख लिखिए, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट इज द, लिखिए, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, उसी मिरर का पार्ट है ना, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। यानी कि अगर, तो अगर इसको अगर एक्सटेंड किया जाए तो इसका जो सेंटर होगा वही क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया? पक्का? नेक्स्ट लिखिए प्रिंसिपल एक्सिस। अब थोड़ा समझाने में हमको थोड़ा अच्छा लगेगा। चल बता, क्या बता रहा था तुम लोग? अच्छा, हम जो बना रहे हैं वो खाली बोलना कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ये बना रहे हैं और एक ये बना रहे हैं, 1 2, दोनों में से कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस? 1, ठीक, हमको पता था। हाँ, तो इसमें 1 2 है कि नहीं है? 1 का नहीं बता सकते? हाँ, सेकंड तो नहीं होगा, ये तो लिख के ले लो, है ना। 1 होगा कि नहीं होगा ये देखना होगा कि बीच से पार हो रहा है कि नहीं। अब बीच से पार हुआ तो होगा, चलो ये बीच से पार हो रहा है, बता दिए, होगा। चलो ठीक, अब इसको समझाने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा है। एक्स एक्सिस किधर होता है? इधर। ये कौन से बुक में लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस तरफ इधर ही होता है? अच्छा, दोनों तरफ, मतलब इधर भी होता है, तो एक्स पॉजिटिव एक्स इधर, नेगेटिव एक्स इधर, यानी एक्स एक्सिस इसी लाइन में होता है। कौन से बुक में लिखा होता है कि हमेशा एक्स एक्सिस इधर ही होता है? क्या हम एक्स एक्सिस
ऐसे और ऐसे नहीं ले सकते। ले, ले, अगर एक्स वाई एक्स के हाँ मतलब, हाँ मतलब एक्स हम लोग इधर भी ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो ये कौन डिसाइड करता है कि एक्स किधर होगा? बुक डिसाइड करता है ना कि कौन सा बुक ले रहे हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये रेफरेंस एक्सिस है, और वो हाँ तुम वहां है, हम यहाँ, ठीक है? पहले समझो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये रेफरेंस एक्सिस है। रेफरेंस मतलब हमको किस रेफरेंस में लेना है। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसा भी ले सकते हैं, हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा भी ले सकते हैं, वो मेरे रेफरेंस पर है। अभी हमको सब ऐसा दिख रहा है तो हम एक्स इधर लिए, वाई से लिए। इसी रूम को थोड़ा टेढ़ा कर दें तो हम एक्स इधर लेंगे और वाई इधर लेंगे। तो वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है एक्स किधर लेना है और वाई किधर लेना है। उसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस भी एक रेफरेंस एक्सिस है, वो हम डिसाइड करेंगे कि हमको कैसा लेना है। हम लोग को इतना आदत हो चुका है ना कि बस मिरर बना और बीच से ऐसे फाड़ दिया और बोल दिया ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस का कहना क्या है कि वो मेरे रेफरेंस में है। और प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है? सिंपल आपको याद रखना है, एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड कटिंग द मिरर एट एनी पॉइंट। अब पता है इसको काहे रट लिए, आप समझना ध्यान से। इसको हम इस फिगर से बताते हैं कि हम लोग ऐसे मिरर बनाते हैं, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए और एक लाइट रे ऐसे आया तो उसको यहां से कर दिया और बोल दिए क्या है? फोकस। इसी मिरर के लिए अगर लाइट रे ऐसे आता तो हम प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे ड्रॉ करते और हम बोलते कि अब लाइट रे यहां से ऐसे कट किया तो ये हो गया फोकस। तो यानी कि दोनों मिरर के लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस जो डिसाइड कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हैं? लाइट के अकॉर्डिंग। तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा एक्सिस है? वो कोई भी एक्सिस हो, खाली कहां से पार करना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यानी कि एक मिरर का ना पोल फिक्स है, इसके लिए ये पोल है अभी और इसके लिए ये पोल है। यानी कि पोल भी किस पे डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रिंसिपल एक्सिस किस पे डिपेंड करेगा? लाइट के ऊपर। सर अगर हाँ कर्व मतलब कर्व मिरर में दो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे तो दो प्रिंसिपल एक्सिस। अब दो अलग अलग आ रहा है तो फिर रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमको जिधर मन करेगा हम मान लेंगे, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा कहां से पार करना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा दिमाग खुला, अब लिखिए प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन। वो हम लोग को, हमको पता है, वो हम लोग को आदत हो चुका है, एक्स एक्सिस बचपन से इधर ही बना रहे हैं तो आदत हो गया इधर ही। जैसे 11th-12th में आएगा ना एक्सिस ऐसे ऐसे बनना स्टार्ट होगा, बोलेगा ये क्या हो रहा है। उसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस अभी जान लोगे, बढ़िया लिखो। इट इज अ अच्छा, ये एक्चुअल में होता है कि इमेजिनरी है? नहीं, इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड कटिंग द मिरर एट एनी पॉइंट, एंड कटिंग द मिरर एट एनी पॉइंट। कहीं भी कट कर ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब इसके बाद लिखिए पोल। अब समझ में आएगा पोल किसको बोलते हैं। अब अगर तुमको कोई बोले कि इस मिरर के आपको पोल बोलते हैं तो ये सही है कि गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। पोल किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल एक्सिस को। तो लिखिए सिंपल सा, इट इज अ पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर। पोल का डेफिनेशन लिखिए, इट इज अ पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर, it is a point on the spherical mirror it is a point on the spherical mirror where where principal axis cuts, where principal axis cuts। जहां प्रिंसिपल एक्सिस कट करेगा उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। ये भी क्लियर हो गया, तीन चीज क्लियर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। तो मान के चलिए अभी हम इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। लिख लो इसको, डायग्राम बना के लिख लो फटाफट।
रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम लोग क्लास कब तक रहता है जी? 5:30 में। लिख लिए? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। फाइनल एक आता है फोकस। कौन बताना चाहेगा हाथ खड़ा करके? बहुत सही, हम तुम्ही को खोज रहे थे। कभी जिंदगी में ये मत बोलना कि इन दोनों का मिड पॉइंट फोकस होता है, ठीक है। हम हाँ एक हाँ सर वो पॉइंट जहाँ पे सारे रेज कन्वर्ज होते हैं। कौन सा रेस और कौन सा रेस? तुम लोग को सब कुछ, तुम लोग के दिमाग में पता है, तुम लोग के दिमाग में सब कुछ छपा हुआ है, कैसे आया और इधर आया, तो इसी को फोकस बोलते हैं, यही होता है। हाँ, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसका एक नाम है, उसको याद कर लो, पैरेक्सियल रेज। लिख लो कहीं नोट पे, पैरेक्सियल रेज, और उसके बगल में लिखो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहले इसको लिख लो, पैरेक्सियल रेज का मतलब लिख लो, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सर एक क्वेश्चन। हाँ पूछिए। मतलब स्फेरिकल मिरर कॉन्केव मिरर में अगर दो लाइट रेज ऑपोजिट डायरेक्शंस में आ रहे तो दोनों आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में मीट करेंगे। क्या बोला? लाइक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं जा रहे हैं, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों फोकस में मीट करेंगे या अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पैरेक्सियल रेस किसको बोलते हैं? रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब फोकस का डेफिनेशन क्या है? एनी पैरेलल रेस, ठीक है, या एनी पैरेक्सियल रेस या एनी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स नहीं, कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस। लिखिए डेफिनेशन लेंगे फोकस का। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, it is a point on the principal axis where all parallel rays where all parallel rays to principal axis where all parallel rays to principal axis after reflection cuts आफ्टर रिफ्लेक्शन कट्स। बस इतना लिखना है। अब इसको हिंदी में बता देते हैं, क्या क्या लिखवाएं। ये वो पॉइंट है कहां पर? प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पर हर पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको क्या करता है? कट करता है। सर मीट करता है वो बता सकते हैं, कोई जगह पे मिल रहा है जहां काट रहा है। एक चीज हम बोले, फिजिक्स में लिटरेचर जो होता है ना, इंग्लिश, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तुम कट्स बोलो चाहे मीट बोलो, तुमको वो टीचर फुल नंबर ही देगा, ठीक है। बस वो टीचर ज्यादा इंग्लिश पढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो इधर देखो। अब उसमें एक और लिखो नोट में, इट कैन एक्चुअली कट और अपियर टू कट। अभी हम ये काहे लिखवा रहे हैं इसको देखो, इट कैन एक्चुअली कट और अपियर टू कट।
चलो जल्दी इसको करके देखो, ये कौन सा मिरर तू बता? कनकेव, और वो वाला कन्वेक्स। अगर एक लाइट रे इसके पैरेलल आया, एक और ले लेते हैं दो, तो हमको पता है सबसे पहले कि ये इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, यहाँ मीट किया, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? फोकस। अगर यही पैरेलल रे इधर आता है तो उधर कट करता है कि फिर ऐसे चला जाता है? ऐसे चला जाता है। एक इधर भी लेते हैं और ये ऐसे चला आता है। ये एक्चुअली कट कर रहा है कि अपीयर टू? अपीयर टू। और यहाँ पर एक्चुअली, तो इसको भी फोकस बोलते हैं और इसको भी फोकस। इसलिए नोट में हम लिखवाएं कि ये एक्चुअली भी कट कर सकता है और अपीयर टू। समझ में आया? आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में यही सब यहाँ ही पर क्यों कट कर रहा है, यही सब पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। हाँ।